हाय एवरीवन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ग्रुप का नेचर हम लोग कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हमने देख लिया था कि कैसे कोई लोन पेयर वाले ग्रुप को हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, और कैसे कोई मल्टीपल बॉन्ड वाले ग्रुप को, जिनमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वैसे ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। अब इसी को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, हम दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर यह जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, मेटा पे इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ नहीं रहा है, नहीं बढ़ रहा है, मेटा पे कभी माइनस नहीं आ रहा है, लेकिन मेटा पे प्लस भी तो नहीं आ रहा है। मेटा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा नहीं, घटा भी तो नहीं, तो आखिर क्यों इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे एकदम नहीं जुड़ेगा। यहाँ वाला बात तो थोड़ा सा स्पष्ट है कि ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट प्लस आ जा रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल तो नज़र उठा करके भी नहीं देखेगा, वो देखेगा मेटा को, यहाँ प्लस नहीं है, तो यहाँ ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा को प्रीफर करेगा माइनस की वजह से, लेकिन मेटा पे प्लस भी तो नहीं है, इतना खराब नहीं है मेटा कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जाकर के ना जुड़े। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा? जुड़ता तो ऑर्थो मेटा पैरा तीनों प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, ऑर्थो पैरा ही बनने वाले हैं वहाँ, मेटा ऑलमोस्ट ना के बराबर, एकदम नहीं। क्यों, समझते हैं इस बात को जरा। तीनों जगह हम लोग जोड़ करके देखेंगे ग्रुप्स को, तीनों जगह, ऑर्थो पे भी जोड़ेंगे, मेटा पे भी जोड़ेंगे, पैरा पे भी जोड़ेंगे, तीनों जगह जोड़ेंगे। मन में जो चल रहा है उसे दूर करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना है। यह OH है, सिचुएशन कुछ इस तरह का है, ऐसा। अभी हम ऑर्थो पे केवल जोड़ते हैं, ऑर्थो अटैक, ठीक, कोई इलेक्ट्रोफाइल है, इसे हम ऑर्थो पे जोड़ते हैं। बस ध्यान से समझते जाओगे क्या कहानी है इसमें। यहाँ H पहले से था, इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ गया, OH इस कार्बन पे आएगा प्लस, इसके रेजोनेंस को स्टेबलाइज करोगे ऐसा, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ आ जाना है प्लस, OH HE, एक यहाँ भी है ना, अब इसे कर दोगे यहाँ, तो यहाँ HE OH, आई थिंक अब प्लस आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट, मेटा अटैक, मेटा अटैक, तीनों जगह जोड़ के देख लें, बात वही है, कहानी अलग होगा, कहानी अलग होगा, एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग होगा। इस बार हम लोग मेटा पे जोड़ने वाले हैं ना, मतलब इस जगह पे जोड़ेंगे ऐसा। यहाँ तो ऑब्वियसली प्लस यहाँ आ जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा HE, यहाँ प्लस, यहाँ O और H बना हुआ है। नेक्स्ट टाइम इसको यहाँ करेंगे हम लोग, तो ऐसा, यहाँ ये तो ठीक है, ये OH भी ठीक है, HE प्लस यहाँ। एक तीसरा केस, पैरा अटैक, पैरा अटैक, ऐसा, OH
पारा पे इस पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है। यहाँ से तो ये ऐसा ऐसा OH और पारा पे मतलब यहाँ जोड़ने वाले हम लोग। H तो पहले से एक है ना, प्लस यहाँ आ जाएगा, फिर इसको यहाँ ऐसे स्टेबलाइज करोगे। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सब में दिखाना है हमें, ऐसा HeOH यहाँ पे आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट टाइम इसे यहाँ करोगे तो ऐसा ऐसा HE यहाँ OH। रेजोनेंस करवाया है हमने, बस कुछ नहीं है। नंबरिंग कर दें, नंबर 1 2 3, नंबर 4 5 6, नंबर 7 8 एंड 9 ऐसे। अब क्या यहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे हम लोग, क्यों ऐसा कहानी कहे हम लोग, यहाँ सुनोगे ध्यान से। इसमें से स्ट्रक्चर नंबर 3 पे आप गौर करोगे और स्ट्रक्चर नंबर 8 पे गौर करोगे। इन दो स्ट्रक्चर्स पे आप गौर करोगे यहाँ से, और इन दो स्ट्रक्चर पे गौर करोगे तो समझ में क्या आएगा कि बेंजीन रिंग में उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। समझ रहे हो, बेंजीन रिंग का उस कार्बन पे प्लस है जिस कार्बन पे या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। यहाँ भी देख लो और यहाँ भी देख लो, प्लस उस कार्बन पे आया है जिस कार्बन से या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है। बोलोगे इससे क्या होगा, तो सब इसी से होगा कि यदि इस पे डायरेक्ट प्लस है तो यह ग्रुप लोन पेयर वाला तुरंत से अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना, और देगा तो इसके प्लस को ख़त्म करेगा। मतलब कि यहाँ यह जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसे हम लोग फिलैंड इंटरमीडिएट भी कहते थे, यह ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। और यहाँ भी वही बात है कि इस कार्बन पे प्लस है, डायरेक्ट अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसी को और ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, मोर स्टेबल। ऐसा वाला स्ट्रक्चर इसमें ढूंढ के बता दो जरा हमें कहीं। जब मेटा अटैक हुआ तो मेटा अटैक में ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढ के बताओ जिस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्ट स्टेबलाइज कर रहा हो सिग्मा कॉम्प्लेक्स को। बताओ कहीं मिल रहा हो, दिख रहा हो तो कह दो। कहीं नहीं दिख रहा होगा, एकदम नहीं। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, इस पर तो कभी प्लस आया ही नहीं है ऐसा। तो इसका मतलब हुआ कि इस केस में यह जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वह लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो ना क्या निष्कर्ष यहाँ से निकल रहा है सो, कि यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने से इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो या पारा अटैक हो तो उस दरमियान जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है वह एक वैसा भी बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डायरेक्ट स्टेबलाइज करता है उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को। बेंजीन का जिस कार्बन पे प्लस आता है उस कार्बन से डायरेक्टली वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होता है जो सीधे तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन देता है उसको और सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हाईली स्टेबलाइज करता है। मेटा के केस में यह कहीं आता ही नहीं है, मेटा के केस में कहीं आता ही नहीं है। मतलब मेटा अटैक से जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा इंटरमीडिएट वह कम स्टेबल होगा। और यह इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को हम लोग भूल कैसे सकते हैं, ये तो शुरू में ही बताए थे कि कोई भी रिएक्शन करोगे ऑर्गेनिक में आप तो वहाँ इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी बहुत मायने रखता है, बहुत मायने। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो यहाँ जो इंटरमीडिएट है वो तो ऑब्वियसली सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, नेवर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने से ऑर्थो और पारा अटैक से जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनते हैं वे ज़्यादा स्टेबल हैं, मेटा अटैक से जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है वो कम स्टेबल है। दैट्स वाई इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज प्रीफर टू गेट अटैच्ड एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशंस इन दिस टाइप ऑफ
कंपाउंड। क्लियर हुआ यह बात कि क्यों ऐसा होता? वहाँ हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन के आधार पे कि ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ रहा था, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ता था। और यहाँ उसी चीज़ को उलट करके हम लोग देखें कि वहाँ जुड़ने से जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फिर वो भी तो देखना है। लालच में चले गए वहाँ कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, चलो जाकर के जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद फंस गए। तो शुरू में इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दिखेगा ऑर्थो और पारा पे कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जुड़ जाएगा वहाँ, लेकिन वैसा करने के बाद हो सकता है जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बने वो अनस्टेबल हो तो फिर बिना मतलब का हो जाएगा वहाँ से। इसीलिए दोनों देखना है, एक शुरू का लालच और दूसरा वो लालच पाने के बाद का तुम्हारा स्थिति। तो यहाँ दोनों फेवर में है कि जिस लालच से ऑर्थो और पारा पे जुड़ने के बाद जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना वो स्टेबल भी ज़्यादा था, तो कोई लॉस इसे नहीं हुआ, ठीक ठाक रहा। समझ रहे हो बात को? अब हम लोग देखें इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे तो वहाँ मेटा पे ही क्यों जुड़ता है। तो इतना तो आइडिया आ गया होगा ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ऑर्थो और पारा पे जुड़ा, क्योंकि ऑर्थो और पारा अटैक से जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो यदि यहाँ हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो ऑब्वियसली उस केस में मेटा वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना। कुछ नहीं करना है, इसी में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम, कुछ करना ही नहीं है इसमें। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दो, क्या ही हो जाएगा उससे, ऐसा हम लगा दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गया। अब देखो ना, जो पोजीशन पहले इतरा रहा था वही यहाँ फंसेगा, उसी को ज़्यादा दिक्कत होगा, उसी को ज़्यादा दिक्कत होना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। ऐसा अब कहानी उल्टा पलटा नजर आएगा कि फिर से ये जो स्ट्रक्चर थे 3 और 8, इनमें डायरेक्ट कार्बन पे प्लस है, जो कार्बन यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, तो अब तो उल्टा होगा ना। अब यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अरे तो पहले से यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव चार्ज है, पहले से कार्बन का यहाँ स्थिति खराब है, और फिर से इसके इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए बैठा हुआ है। सोचो जरा कि कितना ज़्यादा तकलीफ में होगा। अरे हाईली अनस्टेबल कहेंगे इसको, अनस्टेबल तो कहेंगे ही नहीं, हाईली अनस्टेबल कहेंगे, हाईली अनस्टेबल। वही चीज़ यहाँ है कि जिस कार्बन पे प्लस है उसी कार्बन पे यहाँ लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तुम ऐसे सोचो, सिंपल सी बात है कि मान के चलो तुम्हारा एक हाथ टूट गया, कोई वजह से एक हाथ क्रैक कर गया है, तो दो बात है कि एक हाथ क्रैक किया हुआ मतलब वो तकलीफ में तो पहले से है ही, और फिर तुमको को वही हाथ में मारे जो हाथ टूटा हुआ है, और दूसरे केस में वो हाथ में मारे जो हाथ नहीं टूटा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा तकलीफ किस में होगा? पहले वाले केस में। कह रहे एक तो पहले से ही टूटा हुआ था, दर्द में है इस हाथ के चलते, फिर तुम इसी पे मार रहे हो। और यदि ये वाला केस था, चलो ये टूटा हुआ इस पर मार दो, थोड़ा बर्दाश्त करने लायक है, समझ रहे हो ना बात को। तो जिस कार्बन पे प्लस था उसी से इलेक्ट्रॉन लेने वाला चीज़ है, तो कितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा या सिस्टम, कितना हाई एनर्जी होगा इस सिस्टम का, यू कैन इमेजिन, सोच सकते हो इसको। वही चीज़ यहाँ होगा कि जहाँ प्लस है वहीं से इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। प्लस यहाँ आ रहा है, प्लस यहाँ आ रहा है, प्लस यहाँ आ रहा है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, जिस पर प्लस कभी आ ही नहीं रहा था। तो वही वाला एग्जाम्पल हम दिए कि जो हाथ नहीं टूटा हुआ उसमें कोई मारे तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो हाथ टूटा हुआ उसी में कोई मार रहा है तो बर्दाश्त के बाहर होगा। सिंपल सी चीज़ है। तो इस केस में या मेटा वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स इन मेटा अटैक इज मोर स्टेबल। ये तो हाईली अनस्टेबल होने वाला है, हाईली अनस्टेबल होने वाला है ऐसा। तो यह सिग्मा कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी था, यह सिग्मा कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी था जो क्लियर कर रहा था बातों को कि कैसे हम लोग चलेंगे उस तक, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। अब इसमें से क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा इससे, उसकी बात हम करते हैं।
नोट्स में नहीं है, सारी चीज़ें हम बार बार कह रहे हैं, नोट्स में इतना लिखना पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए आप वीडियोस से देखोगे और नोट करते जाओगे इसको, क्योंकि ये वे बातें हैं जो हर जगह सुनने को नहीं मिलेगा, या हर जगह सुनोगे तो उस बात को समझ नहीं पाओगे, इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स formed in the reaction, the most stable sigma complex formed in the reaction। एक रिएक्शन दे देगा OH या कुछ भी, अल्काइलेशन दे दिया मान लो, या नाइट्रेशन दे दिया, कुछ भी दिया जा सकता है, कंसंट्रेटेड या डायरेक्ट डाइल्यूट HNO3। ठीक है, एक रिएक्शन दे चुका है, बहुत करेगा तो प्रोडक्ट बना भी देगा, क्या ही दिक्कत है, प्रोडक्ट बना देगा, ऑर्थो पे एक बार जोड़ देगा, फिर पारा पे एक बार जोड़ देगा, और यहाँ से देने वाला है 4 ऑप्शन। हाइड्रोजन यहाँ है, अंडरस्टूड, हाइड्रोजन को नहीं दिखाएगा, हाइड्रोजन को नहीं दिखाएगा, सी यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, तो प्लस यहाँ कर देगा, यहाँ और यहाँ दिखला देगा। डी नंबर में प्लस यहाँ दिखला सकता है, OH NO2। अब बता दो जरा हमें, ऐसा क्वेश्चन बनेगा इससे, द मोस्ट स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है, फिनॉल का नाइट्रेशन कराया है डाइल्यूट HNO3 से, इस दरमियान मोस्ट स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स कौन बनेगा, कौन सा बनेगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि यह जो ग्रुप है वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये जो है सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो फिर डायरेक्ट जिस कार्बन पे प्लस है, जहाँ OH जुड़ा हुआ है, उसे यह ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ देख लो, कार्बन OH तुरंत स्टेबलाइज करेगा, यहाँ दूर है, थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ भी दूर है थोड़ा सा, यहाँ भी उसी पे है, तो यहाँ भी डायरेक्ट स्टेबलाइज करेगा। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, इन दोनों में से कोई एक। अब इन दोनों में से कौन होगा, ज़रा ध्यान से सोचो और बताओ हमें, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, दिस वन और दिस वन। तो यह तो दोनों जगह बराबर ही अपना काम कर रहा है, यहाँ भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके इसको स्टेबलाइज करेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके स्टेबलाइज करेगा। OH में कोई नहीं है, NO2 जो यहाँ बैठा हुआ है ना, ये यहाँ फसाद का जड़ हो, क्योंकि NO2 ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो यदि यह NO2 इस प्लस के बगल में है तो ये भले इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये NO2 इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी इधर से। लेकिन यहाँ चूंकि NO2 काफ़ी दूर है, NO2 काफ़ी दूर है, तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचने में थोड़ा समय लग जाएगा। तो यहाँ यदि अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, चलेगा। जैसे मान के चलो, ऐसे देखते हो ना, बचपन में ऐसे कभी घटना हुआ होगा किसी के साथ, बच्चे हो, बिस्किट तुम्हें दिया घर वालों ने, बिस्किट दिया तुम्हें घर वालों ने, ठीक, डायरेक्टली तुम्ही को मिल रहा है। अब यहाँ बगल में एक कौवा बैठा हुआ है, एक कौवा बैठा हुआ है, और एक केस में बिस्किट तुम्हें मिला, और ये जो कौवा है बगल वाले घर में है, तुम्हारे उतने नज़दीक नहीं है।
अरे तो बिस्किट तुम्हें मिला, इधर से तो मिल गया, लेकिन ये बिस्किट को छीनने के लिए भी इधर बैठा हुआ है बगले में, इधर से मिला तुरंत लेके भाग जाएगा, ख़त्म कहानी, कोई फायदा ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ कौवा दूर है, ये बिस्किट मिला तो जब तक कि तुम तक पहुँचेगा छीनने के लिए तब तक तुम थोड़ा बहुत खा लोगे, हो सकता है पूरा खा लोगे। समझ रहे हो ना हम क्या बताना चाह रहे हैं सो? तो इस केस में तो हम ज़्यादा परेशानी में है, भले बिस्किट हमको यहाँ भी मिल रहा था यहाँ भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ छीनने वाला बगल में बैठा हुआ है तो थोड़ा हम सहमे सहमे से रहेंगे, उतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ दूर में है, तुरंत से अपना खा लेंगे जितना है, तो उतना परेशानी नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ है, दूर में है, इलेक्ट्रॉन खींचते खींचते सोचना पड़ेगा इसको, और यहाँ बगल में तुरंत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इन दोनों की तुलना में दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ऐसा क्वेश्चन आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे इस चीज़ को। ऐसे करके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दिया था हमने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी रह सकता है, तो उस हिसाब से अपना सोचोगे, उस हिसाब से ही अपना सोचना है कि क्या है कि नहीं है। सो बस तो यह बेसिक सा बात हमने समझ लिया, पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग का कहानी क्या था कि नहीं था, सब कुछ हमने कर लिया। अब इसमें से सबसे पहला हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ हैलोजन। नेचर ऑफ हैलोजन, हैलोजन में यह चार हमने पढ़ा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार हमने पढ़ा है। चारों के साइज की बात करें, इस ऑर्डर में बढ़ता है, साइज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बट स्मॉलेस्ट, आयोडीन इज लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बट लार्जेस्ट। आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, साइज बड़ा है बहुत, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, साइज छोटा है। ठीक, अब ये बेंजीन रिंग में जुड़ेंगे तो किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ेंगे, किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ेंगे, इस बात को समझना। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हम बताने वाले हैं यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको एक साथ हम बनाएंगे, सबको एक साथ बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, फ्लोरोबेंजीन भी बनाएंगे, आयोडो ब्रोमो तो बनेंगे ही बनेंगे, फ्लोरो बना लेते हैं, क्लोरो भी बना लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी बना लिया जाए, और आयोडोबेंजीन भी बना लिया जाए। ऐसा इन सब में कॉमन बात क्या है कि सब में तीन तीन लोन पेयर है, सब में तीन तीन लोन पेयर है। और एक बात और कॉमन है कि ये सब कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑल कंटेनिंग लोन पेयर, ऑल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऐसा अब देखो, यदि सबके पास लोन पेयर है, एकदम बात को समझोगे यहाँ से, ये वाला केस हम ले रहे हैं, सबके पास लोन पेयर है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो यदि सबके पास लोन पेयर है, इसका मतलब ये सब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे थ्रू रेजोनेंस और मेसोमेरिक, एंड बोथ आर प्लस, प्लस आर या प्लस एम सब, एंड ऑल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और जब कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। सो इन दिस केस ऑल पोजेज माइनस आई इफेक्ट। बड़ा अजीब सा बात हो गया यहाँ। एक बात कह रहा है कि दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स थ्रू रेजोनेंस प्लस आर प्लस एम, और दूसरा बात कह रहा है कि ऑल आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थ्रू माइनस आई, थ्रू माइनस आई। मतलब यहाँ दो अपोजिंग फैक्टर एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं। एक फैक्टर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात कर रहा है तो दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की बात कर रहा है।
दो फैक्टर एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं यहाँ, भारी कौन पड़ेगा, भारी कौन पड़ेगा, इस बात को समझना है, कौन भारी पड़ेगा। अब भारी पड़ने के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा चर्चा तो कर ही चुके हैं इस बात का पहले, जब रेजोनेंस वगैरह बता रहे थे उस समय। इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्बिटल, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का यहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। और जहाँ भी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे मैटर करेगा वहाँ साइज, साइज मैटर करेगा फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग, साइज मैटर करेगा वहाँ फॉर इफेक्टिव ओवरलैपिंग। भाई सब जगह कार्बन है, सब जगह कार्बन है, और हम लोग जान रहे हैं कि कार्बन का 2p ऑर्बिटल है, सब जगह कार्बन का 2p ऑर्बिटल है, सब जगह sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सब जगह उसका 2p ऑर्बिटल होगा ऐसे। अब यदि कार्बन का 2p ऑर्बिटल है और आप इसके लोन पेयर को दे करके यहाँ रेजोनेंस करवा रहे हो, तो जब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो आखिर ये भी इलेक्ट्रॉन तो हैलोजन का कोई ना कोई ऑर्बिटल में ही होगा ना, जाहिर सी बात है। तो जब यहाँ ऐसे करके रेजोनेंस करवाओगे तो क्या होगा कि यह जो ऑर्बिटल यहाँ है और ये जो ऑर्बिटल है इसके बीच होंगे ओवरलैपिंग। अब चूंकि फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का है जस्ट लाइक कार्बन, तो इसका भी ऑर्बिटल 2p है, लेकिन क्लोरीन तो थर्ड पीरियड का है, इसका तो ऑर्बिटल 3p है, 3p है, बड़ा साइज का ऑर्बिटल है। इसका तो और भी बड़ा होगा ना, 4p है, ये लो 4p है, और इसका तो क्या ही कहना, क्या ही कहना, 5p है, 5p है। चलो अब देखो यहाँ क्या होने वाला है। सो फ्लोरीन का 2p, कार्बन का 2p, एक जैसा साइज है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, बहुत बढ़िया ओवरलैपिंग होगा। यहाँ जो प्लस आर होगा, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ साइज बढ़ रहा है, कैसे ओवरलैपिंग होगा देखो तो, साइज इतना बड़ा है इतना छोटा है, कई बार बता चुके इस बात को हम लेकर के कि यहाँ कोई 3 फीट का बच्चा है और इससे गला मिलना है। 3-4 केस है कि यहाँ जो है एक 3 फीट का ही आदमी है, एक 5 फीट का आदमी है, एक 6 फीट का आदमी है। बताओ कौन इस बच्चे से अच्छे से गले मिल सकता है? ऑब्वियसली जिसका साइज एक जैसा है, इससे थोड़ा तकलीफ, इससे और भी तकलीफ मिल भी नहीं पाएगा, इसका कमर तक पहुँचेगा ही हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ बहुत बढ़िया ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ उससे वीक ओवरलैपिंग होगा। यहाँ देखो 3 टिक किए हैं, बहुत बढ़िया ओवरलैपिंग हुआ, 3 टिक किए, यहाँ 2 किए हैं, यहाँ 1, यहाँ तो और भी साइज बड़ा हो गया, यहाँ ऐसे डॉटेड कर रहे हैं हम, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यहाँ दिक्कत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आयोडीन में रेजोनेंस ख़त्म ही हो गया है, ब्रोमीन में भी ख़त्म के बराबर है, यहाँ भी कुछ खास नहीं है, यहाँ खास है, यहाँ खास है। तो इन सारे हैलोजन में फ्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर थ्रू रेजोनेंस सबसे ज़्यादा होगा, थ्रू रेजोनेंस सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम फ्लोरीन ऑल्सो हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ठीक है, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो सिग्मा का इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी तो सबसे ज़्यादा। जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है सबसे ज़्यादा तो लेगा भी सबसे ज़्यादा। अब चूंकि फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो कोई है ही नहीं पीरियोडिक टेबल में, कोई नहीं है, बड़ा मुश्किल का बात है यहाँ। तो इस केस में होना क्या है कि ये दोनों इफेक्ट यहाँ कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे को, कॉम्पिटिटिव होगा यहाँ जो इंडक्टिव है और रेजोनेंस है दोनों। अब इसका रेजोनेंस जितना पावरफुल है ना, इंडक्टिव भी उतना ही पावरफुल है दोनों। इसका रेजोनेंस वीक है, इंडक्टिव भी वीक है, क्योंकि आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, कार्बन के ऑलमोस्ट आसपास है, कार्बन से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो यहाँ दोनों पूरा जोर से हो रहा है, देने का बाद भी लेने का बाद भी, यहाँ दोनों बहुत कम हो रहा है, देने का भी और लेने का भी। ये सब तो देंगे नहीं, लेंगे ज़्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, रेजोनेंस तो हो नहीं पाएगा, लेंगे ज़्यादा। तो ये दोनों ओवरऑल तो जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही बनाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव,
कम रिएक्टिव हो जाएंगे ये। फ्लोरीन में रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़िया मिल रहा था, तो इसका रिएक्टिविटी चलो ठीक है, हालांकि इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन ले भी रहा था, लेकिन फिर भी देने वाला बात लेकर के चले तो ज़्यादा ही होगा। ई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा था तो ले भी तो नहीं रहा है, उतना ले भी तो नहीं रहा है, तो इसका भी रिएक्टिविटी ठीक ठाक ही होगा। मतलब कि यह फ्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस डोमिनेट करने के चक्कर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक रहा, इसका ना लेने ना देने का काम था तो इसका भी ठीक रहा। ये सब देने का काम कब किए, लेने का काम ज़्यादा कर दिए, इसलिए इनका रिएक्टिविटी जो है कम हो जाएगा। तो इस केस में हैलोजन के रिएक्टिविटी को समझोगे ना, एक यू टाइप का ग्राफ आएगा, एक यू टाइप का ग्राफ आएगा, यहाँ से ऐसा ग्राफ आएगा, यू टाइप का ग्राफ आएगा ऐसा, कि यदि हम यहाँ फ्लोरोबेंजीन को दिखा रहे हैं, फ्लोरोबेंजीन PHF, इससे कम रिएक्टिव होगा क्लोरोबेंजीन, इससे कम रिएक्टिव होगा ब्रोमोबेंजीन, और आयोडो ज़्यादा होगा लेकिन फ्लोरो से कम होगा। सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड द लास्ट वन इज ब्रोमोबेंजीन। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। हालांकि ये सबके सब ऑल आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन बेंजीन इटसेल्फ। ये हम आपस का कंपैरिजन बताया कि आपस में इसको कंपेयर करोगे तो फ्लोरोबेंजीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आयोडोबेंजीन होगा, फिर क्लोरो होगा और सबसे कम ब्रोमो होगा। लेकिन इन सबको बेंजीन से तुलना करोगे कि हम बेंजीन का भी नाइट्रेशन करवा रहे हैं, फ्लोरोबेंजीन का भी करवा रहे हैं, तो बेंजीन का उसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन भले ही इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा था दिखाने के लिए, लेकिन इधर से खींच रहा है, इसको किसी को पता ही नहीं चल रहा है। दिखाने का दांत कुछ और, खाने का दांत कुछ और, हाथी वाला काम है इसका। दिखा रहा है यहाँ दांत कि हम दे रहे हैं, दानी है, बहुत बड़ा दानी है, और ये खींच रहा है जो किसी को पता ही नहीं चल रहा है। सो ऑल दी हैलोबेंजीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन बेंजीन इटसेल्फ, कि बेंजीन की तुलना में ये सारे हैलोबेंजीन का रिएक्टिविटी जो है वह कम होगा। लेकिन आपस में कंपैरिजन करेंगे तो ये कहानी है, और इसमें फ्लोरोबेंजीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड द लिस्ट रिएक्टिविटी ब्रोमोबेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन दे देगा, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन दे देगा ऐसे। तो ये था कहानी यहाँ नेचर ऑफ हैलोजन का। बाकी ग्रुप्स का हम लोग देखेंगे, अभी हैलोजन का नेचर हम लोग समझ चुके हैं पूरी तरह से। तो ओवरऑल ये जो हैलोजन्स हुए ओवरऑल ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएंगे, क्योंकि बेंजीन से रिएक्टिविटी कम कर रहे हैं ना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑर्थोपारा बड़ा अजीब चीज़ है, ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग है लेकिन उसमें से भी डीएक्टिवेटिंग है, ऑर्थोपारा में भी डीएक्टिवेटिंग। ऑर्थोपारा वाले जनरली एक्टिवेटिंग होते हैं, लेकिन हैलोजन्स ऑर्थोपारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हुए, याद रखोगे इसको। ये सारे हैलोबेंजीन का रिएक्टिविटी बेंजीन से कम होता है। काफ़ी है इतना, तो नोट कर लोगे, इन बातों को अच्छे से समझे रहोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाकी ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, NH2 ग्रुप, उन सारे ग्रुप्स की रिएक्टिविटी की बात करेंगे आपस में कंपेयर के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।